नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। पशु परीक्षण के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है रामबाण टेस्ट सीरीज। इस रामबाण टेस्ट सीरीज में आपके 10 मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं आपके लिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो फिर भी आप जो है इन 10 मॉडल पेपर को देख के जाना और आप जो है सिलेक्शन के पूरे नज़दीक होंगे। हूबहू मेरे दोस्त ऐसा ही पेपर आने वाला है। बिल्कुल जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि पेपर का लेवल क्या रहेगा। तो साथियों, सभी अपने दोस्तों को जोड़ लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अपने चैनल पे जो है अभी 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपसे आप जल्द ही 1000 करवाएंगे। बन के सब्सक्राइबर करवा दीजिए जल्दी से। और आपके लिए जो है ये जो रामबाण टेस्ट सीरीज है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जब आप एग्जाम देकर आए तो मिला लेना प्रश्नों को। आपको यहाँ से कितने प्रश्न देखने को मिलते हैं? मात्र 10 मॉडल पेपर। ज़्यादा नहीं देखना मेरे दोस्त, मात्र 10 मॉडल पेपर। आपने, मुझे पता है, बहुत मैराथन देखी होंगी। बहुत से गुरुजी हैं हमारे जो बहुत बेहतरीन आपका मॉक टेस्ट के ज़रिए, मॉडल पेपर के ज़रिए करवा रहे हैं रिवीजन। लेकिन आप जो है सीधे सीधे, अपन इसमें ज़्यादा रिवीजन भी नहीं, अपन इसमें सीधे सीधे प्रश्नों को देखेंगे और उन्हीं प्रश्नों से आपको जो है एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। तो आपके लिए शुरू करते हैं। मैक्सिमम मार्क 150, 2.5 घंटे का पेपर रहने वाला है अपना, है ना। तो शुरू करें। और इसी प्रकार का पेपर आने वाला है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको जो है निर्देश वगैरह जो दिए रहते हैं ना पेपर में, वैसे पढ़ता कोई नहीं है। सभी ने एडमिट कार्ड के द्वारा मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी, तो वहाँ पर मैंने आपको जो भी निर्देश थे वो सब बता दिए हैं, है ना। चलिए तो साथियों, करते हैं शुरू और अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ठीक है, तो साथ में कमेंट में सभी साथी आंसर देते रहेंगे, चाहे आपका गलत जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन आपको कमेंट जरूर करनी है। ठीक है, और साथ में पढ़ते चले और प्रश्नों का सॉल्यूशन आप देखते चले। तो पहला ही प्रश्न है आपका कि वर्ष 2024 में देश की 5 हस्तियों को भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा के बाद यह सम्मान पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? बताइए। तो भारत रत्न प्रदान करने की घोषणा के बाद ये सम्मान जो पाने वाले व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी हो गई है? बताइए। आपके ऑप्शन है 60, 53, 50 या 59। बताइए, कमेंट में अपना आंसर दे। चलिए दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। आप कमेंट में अपना आंसर टाइप कीजिए और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए दोस्त। पहला जो मॉडल पेपर करवाया है हमने, उसको ज़रूर देखना। आपके लिए यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको जो है स्पेशल 10 मॉडल पेपर पशु परिचर के नाम से आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ पर जाना, वहाँ पर आपको सीधा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा और उसको जरूर देखना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने कमेंट में आंसर दे दिया होगा अपना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब कितने व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो हो गई मेरे भाई 53। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 53 संख्या हो गई है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। 20 फरवरी 2024 को दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में? बताइए। जवान, द टाइगर, एनिमल या फिर फर्जी? बताइए, किसे दिया गया है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? फिल्म तो आपने, मुझे लगता है, चारों ही देखी होंगी, क्योंकि ये चारों ही फिल्में जो है सुपरहिट रही है। बताइए, कमेंट में अपना आंसर दीजिए, कौन सी फेवरेट फिल्म है? पहले तो ये बताइए, इनमें चारों में से आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी रही, और क्या आपकी फेवरेट फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? जानिए जल्दी से, बताइए। तो क्या रह जाएगा इसका आंसर मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा आपके जवान फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने काजी नींबू यानी कि खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? किस सरकार ने खट्टे नींबू को राज्य फल घोषित किया है? बताइए। तमिलनाडु सरकार, उड़ीसा सरकार, बिहार सरकार या फिर असम सरकार? आंसर दीजिए अपना। तो मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका असम सरकार ने जो है, असम सरकार ने खट्टे नींबू को, काजी नींबू को राज्य फल घोषित किया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद का चुनाव जीता है? सोनिया गांधी ने किस राज्य से राज्यसभा सांसद चुनाव जीता है? बताइए। करंट का क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राजस्थान। राजस्थान से सोनिया गांधी ने राज्यसभा सांसद चुनाव जीता है। पांचवा प्रश्न है आपका, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी 2024 को आयोजित कहाँ किया गया? तो भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी को किया गया। पहला ही प्रश्न का आंसर तो यही बनता है आपका, कि प्रश्न ऐसे भी इसको घुमाकर दिया जा सकता है कि भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण कब आयोजित किया गया? 2024 का जो दूसरा संस्करण है वो कब आयोजित किया गया? तो आपको पता होना चाहिए 6 से 9 फरवरी के बीच में ये किया गया था।
कहाँ पर किया गया था, बताइए अपना आंसर। तो ये किया गया था मेरे दोस्त गोवा में। कहाँ किया गया, गोवा में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 का दूसरा संस्करण 6 से 9 फरवरी को आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां कि 6 फरवरी 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं मेरे दोस्त, कब बने, 6 फरवरी को। 6 फरवरी को 42वें मुख्य न्यायाधीश बने राजस्थान उच्च न्यायालय के, वो कौन हो जाएंगे, बताइए। विजय बिश्नोई, अरुण भंसाली, ऑस्टिन जॉर्ज मसी या मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आपने सभी ने इसका आंसर दे दिया होगा। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जी हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के 42वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कब बने, तो 6 फरवरी। 7वां प्रश्न है आपका जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में कब किया गया, बताइए। 11 से 15 फरवरी, 6 से 8 फरवरी, 25 से 30 फरवरी या फिर आपकी 1 से 5 फरवरी, बताइए आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जयपुर साहित्य उत्सव 2024 का आयोजन प्रदेश की राजधानी जयपुर में 1 से 5 फरवरी 2024 को किया गया। चलिए, राजस्थान में विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर किस जिले में बनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, ये आपसे हिस्ट्री में भी पूछा जाएगा आगामी परीक्षा में। अभी पशु परिचय के विद्यार्थियों के लिए करंट का क्वेश्चन है बिल्कुल। तो बताइए, पाली, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर, किस में बनाया गया। राजस्थान का विश्व का पहला ओम आकृति वाला शिव मंदिर बनाया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, पाली जिले में बनाया गया है मेरे दोस्त, पाली जिले में। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भजन लाल सरकार ने पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के निर्णयों की जांच मंत्रियों की समिति का संयोजक किसे बनाया गया है। प्रेमचंद बैरवा, बाबू सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह खींवसर या फिर श्रीमती वसुंधरा राजे, किसे बनाया गया है मेरे दोस्त। जांच मंत्रियों की समिति का संयोजक किसे बनाया गया है, तो बताइए किसे बनाया गया है। गजेंद्र सिंह खींवसर को, गजेंद्र सिंह खींवसर, सर खींवसर को, गजेंद्र सिंह को बनाया गया है साहब। प्रश्न नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव 2024 में राजस्थान की कौन सी बेटी भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, बताइए। रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव 2024 में राजस्थान की गायत्री राठौड़, पारुल विजय या रेखा वैष्णव या फिर रूमा देवी, कौन भारत का जो प्रतिनिधित्व करेगी, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका हो जाएगा आपकी रेखा वैष्णव जी। रेखा वैष्णव जी जो है रूस के सोची शहर में आयोजित विश्व युवा महोत्सव का भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली है। चलिए, प्रश्न नंबर 11 है आपका, पश्चिमी भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क कहाँ बनाया जाएगा। पश्चिम भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। कोटा, जयपुर, अजमेर या जोधपुर, कहाँ बनाया जा रहा है, बताइए। तो पश्चिम भारत का सबसे जो आधुनिक साइंस पार्क है वो मेरे दोस्त कहाँ बनाया जा रहा है, ये बनाया जा रहा है आपके कहाँ से, आप चलिए बताइए, ऑप्शन आपको ही देना है इसका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आप इस जगह से ही देख रहे हैं अपनी क्लास को। कोई ना कोई तो होगा जो आधुनिक साइंस पार्क से पार्क के जो जिला है वहाँ से अपनी क्लास को ले रहा है, तो बताइए अपने जिलों के नाम लिख दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, अजमेर में जो है आधुनिक साइंस पार्क बनाया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां कि 14 फरवरी 2024 को जारी आईसीसी वनडे ऑलराउंड रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों में दिए गए एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला, तो वो थे आपके कौन, वो हो जाएंगे आपके रविंद्र जडेजा जी। चलिए इसके ऑप्शन भी इधर दे रखे होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा ना, हाँ जी। तो रविंद्र जडेजा जी को जो है क्या माना गया है, 14 फरवरी 2024 को जो आईसीसी वनडे ऑलराउंड रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को स्थान मिला था, वो थे हमारे रविंद्र जडेजा जी को। तेरहवां क्वेश्चन है आपका कि इसरो को दूसरा स्पोर्ट्स की आधारशिला तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में फरवरी 2024 में किसने रखी थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी साहब। चलिए नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या है, बताइए जल्दी से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय क्या रह जाएगा, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय था विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। क्या था, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय रखा गया है। नेक्स्ट है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम
2023 के प्रावधान कब लागू होंगे, प्रावधान कब लागू होंगे ये आपको बताना है। तो ये लागू होने वाले हैं मेरे दोस्त, लागू हो चुके हैं, 1 जुलाई 2024 को लागू हो चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स का प्रश्न आ जाता है। तो मेरे दोस्त मैथमेटिक्स के प्रश्न में अपन क्या करने वाले हैं कि इसका सॉल्यूशन में कराने के लिए जो है टाइम नहीं लगेगा और अपने पास इतनी जगह भी नहीं है, सुविधा भी नहीं है कि इसका सॉल्यूशन कराए। तो इसका सॉल्यूशन आपको स्वयं को करना है। बाकी मैं इनका सबका सॉल्यूशन करके और जो है इनका आंसर जो है आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 8 वर्ष, है ना। तो इनको जो है आप एक बार सॉल्व जरूर कीजिएगा और फिर आप इनको करिएगा। मैं आपको इनका राइट आंसर बता देता हूँ मैथ वाले प्रश्नों का, ठीक है। तो 17वें प्रश्न का भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर बात करें 18वें प्रश्न की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर और इन प्रश्नों को जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार जरूर करने की कोशिश करना, मैथ के प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, लेकिन इनको सॉल्व करने के लिए जो है ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है थोड़ा, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 20वें प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21वें प्रश्न की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 22 है आपका मैथमेटिक्स का है। चलिए तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 23 का भी क्या हो जाएगा, 23 का आपका हो जाएगा 25, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फिर आपके 24 का भी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बात करें 25 की, तो 25 में आपका सी हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर आपका 199 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 27 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 28 का आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 29 का आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेरे दोस्त कुछ साथी सोच रहे होंगे कि हाँ मैथ के प्रश्नों को भी सॉल्व करवाओ। मेरे भाई मैथ के प्रश्नों को जो है आपने अगर पढ़ी है तो आप जो है स्वयं सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इनको आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है, तभी आपके जो है मैथ में नंबर आ पाएंगे। जब तक आप स्वयं सॉल्व नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 31 में आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा और 32 में भी सॉरी ऑप्शन से 7 के प्रथम 7 अब बढ़ते क्या है, तो हाँ इसका जो है आपके ऑप्शन नंबर क्या आने वाला है, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसका, ठीक है। और 32 का आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 33 को, यानी 33वां प्रश्न है आपका मैथमेटिक्स का। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 34 में आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा और 35 में आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी तरह 36 में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा और 37 में आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा। तो इनको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर और फिर प्रश्नों को सॉल्व करना, ठीक है। और आपका आंसर सही आता है तो कमेंट में जरूर दीजिएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना, इंस्टाग्राम की लिंक आपको जो है यूट्यूब चैनल की बायो में मिल जाएगी। तो 38 का आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 39 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और 40 दिल्ली में किस औसत तापमान कितना हो सकता है, अच्छा ये तापमान वाला, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन के जीके के प्रश्न आ चुके हैं मेरे दोस्त। यहाँ से अपना टेस्ट फिर से अपना जो है टेस्ट शुरू होता है। यहाँ से मैथ के प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया है, आपको स्वयं को सॉल्व करना है। बस उनका जो है मैंने आपको प्रश्न उपलब्ध करवा दिए, उनका आंसर आपको बता दिया, बाकी आप स्वयं उनको करें। आ जाइए प्रश्न नंबर 41 है आपका कि तुलसी भील व प्रेमचंद भील का संबंध किस आंदोलन से है। तो तुलसी भील और प्रेमचंद भील का संबंध किससे था मेरे दोस्त, बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन या बूंदी या फिर अलवर किसान आंदोलन। बताइए क्या है राइट आंसर इसका, ऑप्शन में दीजिए अपना आंसर, कमेंट कीजिए और बताइए। तो मेरे दोस्त आप सभी जानते हैं तुलसी भील और प्रेमचंद भील का संबंध जो है बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है। नेक्स्ट है आपका मेवाड़ के महाराणा ने बिजोलिया किसानों के साथ समझौता करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, उसके सचिव किसे बनाया गया, उसका जो सचिव बनाया गया वो किसे बनाया गया था, बताइए। हॉलैंड को, बिहारी मल, प्रभाष चंद्र या फिर आगलवी, बताइए किसे बनाया गया था। तो मेरे दोस्त बिजोलिया किसानों के साथ जो समझौता किया था मेवाड़ महाराणा ने, तो उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था और उस कमेटी का सचिव बनाया गया था आगलवी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका 43वां प्रश्न, शहीद बीरबल दिवस कब मनाया गया? शहीद बीरबल दिवस कब मनाया गया बताइए, जल्दी से अपना आंसर दीजिए कमेंट में मेरे दोस्त। बताइए 17 जुलाई 1940 या 17 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1945, 17 जुलाई 1944, क्या हो जाएगा राइट? तो शहीद बीरबल दिवस जो है मनाया गया था मेरे दोस्त 17 जुलाई को ही तो मनाया गया था, लेकिन आपको याद रखना है 40 को, 1940 को मनाया गया, 17 जुलाई 1940 को। ठीक है, चलिए अब आ जाइए 44वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसकी अध्यक्षता में मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में हुआ था? जो मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1944 में हुआ था, नीमका थाना में हुआ था, तो वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये आपको बताना है। तो पंडित बंशीधर शर्मा की, या हीरेलाल शास्त्री, लक्ष्मी नारायण झारवाल, या फिर संत मगन सागर, बताइए। तो मेरे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके, जो मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन हुआ था अप्रैल 1944 में नीमके थाने में, ये हुआ था संत मान सागर की अध्यक्षता, संत मान सागर की अध्यक्षता में जो है मीना जाति का एक विशाल सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है आपका 45वां प्रश्न कि महात्मा गांधी ने किसे दोहरे हत्याकांड की संज्ञा दी? दोहरी डायर शाही बताया, दोहरी हत्याकांड बताया, जनरल डायर की जो है इसकी पदवी दी गई थी। तो कौन सा कांड था? मेघू किसान आंदोलन, मेघू किसान आंदोलन, जाट किसान आंदोलन, या फिर निमुचुना हत्याकांड? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि ऑप्शन में आपका जो है आंसर छिपा हुआ है, बिल्कुल छिपा हुआ है, ढूंढिए और बताइए, कमेंट में आंसर दे। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया है, निमुचुना हत्याकांड, जो कि दोहरी हत्याकांड के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? असंगत को आपको छांटना है इसमें, यानी कि सही आपको दे रखा है, गलत युग्म को आपको पहचानना है। तो मेरे दोस्त ऋषि दत्त मेहता जी बूंदी से, बिल्कुल राइट हो जाएगा ये। विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश यूपी, ये भी राइट हो जाएगा, भूप सिंह। अर्जुन लाल सेठी जयपुर दे रखा है, और जमुनालाल बजाज पोखरण से। तो अर्जुन लाल सेठी जयपुर से ये बिल्कुल, लेकिन जमुनालाल बजाज ये आपका जो है असंगत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असंगत ही पूछा है हमसे, तो जमुनालाल बजाज पोखरण ये असंगत है आपका। नेक्स्ट है आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार देशी रियासतों में प्रतिनिधि संस्थाएं एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित किया गया? बताइए। तो ये किया गया था आपके 1927 के मद्रास अधिवेशन में, 1927 के मद्रास अधिवेशन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, निम्न में से किस हत्याकांड की ब्रिटेन की संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में भी चर्चा हुई थी? तो किस हत्याकांड की ब्रिटेन के संसद के सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई थी बताइए। जयसिंहपुरा हत्याकांड, नीमडा हत्याकांड, या फिर कुलगाम हत्याकांड, या फिर आप कहेंगे मानगढ़ धाम हत्याकांड, बताइए। तो ब्रिटेन की संसद में जिसकी चर्चा हुई वो था हमारा कूदनगांव हत्याकांड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था मेरे दोस्त, बताइए। मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका मई 1938 में, मई 1938 में। चलिए 50वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्लास को शेयर जरूर कर दे, क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों। बेहतरीन प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो 50वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त की, जयपुर रियासत में प्रथम बार लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री क्रम से किसे बनाया गया? बताइए। टीकाराम पालीवाल देवी शंकर तिवारी, टीकाराम पालीवाल दौलतमंद भंडारी, सर वी.टी. कृष्णमाचारी, या टीकाराम पालीवाल, सर वी.टी. कृष्णमाचारी, हीरालाल शास्त्री। तो कौन हो जाएगा मेरे दोस्त आंसर इसका राइट? आपको बताना है कि जयपुर रियासत में प्रथम लोकप्रिय मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मेरे दोस्त, आप सभी को पता है कि हीरालाल शास्त्री को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, और प्रधानमंत्री बनाया गया सर वी.टी. कृष्णमाचारी को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए 51 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप क्लास को शेयर जरूर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। बताइए, बिजौलिया ठिकाने के किसानों में ठिकाने के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रमुख कारण क्या था? बिजौलिया ठिकाने के जो विरुद्ध आंदोलन किया था, वो उसका आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था बताइए। भू राजस्व निर्धारण व संग्रहण की शोषणकारी विधि, बिल्कुल ये भी एक रीजन था। नेक्स्ट है बाहरी लागबाग विपेट बेगार, यानी न लाग देनी न बेगार देनी, ये भी एक रीजन था। किसानों को जबरन देश निकालना देना, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसमें, ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है बिजौलिया ठिकाने के किसानों के ठिकाने के विरुद्ध जो है, किसानों में ठिकाने के विरुद्ध आंदोलन करने का प्रमुख कारण रहे।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, हमको बताना है, असंगत को पहचानना है। तो बागर सेवा मंदिर कहाँ पर है, बागर सेवा मंदिर भोगीलाल पांड्या से रिलेटेड, बिल्कुल सही है। हरिजन आश्रम बाबा लक्ष्मण दास, ये भी राइट हो जाएगा। सेवा संघ भोगीलाल पांड्या, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन खांडलाई आश्रम सोपाल लाल गुप्त, ये आपका जो है असंगत है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। 53 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कि भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करने हेतु सन 1927 में बंबई में कौन सी संस्था स्थापित की गई, बताइए। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आ जाइए। अब बढ़ते हैं 54वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। तो मत्स्य संघ को चलाने के लिए, मत्स्य संघ का जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए मेरे दोस्त गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था, आपको बताना है। ये नहीं शब्द का जरूर ध्यान रखें। तो कौन नहीं था, तो मास्टर भोलेनाथ थे, बिल्कुल थे। डॉक्टर मंगल सिंह भी थे, चिरंजी लाल शर्मा भी थे, लेकिन रमेश कुमार जी जो है नहीं थे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह कौन सी रियासत थी, बताइए। सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ या अलवर, कौन सी हो जाएगी। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय होता है, कौन सी रियासत थी। तो आपकी वो रियासत थी मेरे दोस्त प्रतापगढ़ रियासत। प्रतापगढ़ रियासत का 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में विलय होता है। नेक्स्ट है आपका, जिसकी सिफारिशों के आधार पर आबू व दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया था। आबू और दिलवाड़ा तहसील को बाद में जाके मिलाया था, आप सभी को पता है। तो किसने सिफारिश की थी, किसकी सिफारिश पर ये जो है मिलाए गए थे। तो आपके ऑप्शन है फजल अली, गोकुल भाई भट्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल या गुरमुख निहाल सिंह, बताइए। ऑप्शन में अपना कमेंट में अपना आंसर दें। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। फजल अली की सिफारिश फजल अली ने की थी और उनके आधार पर आबू और दिलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया था। नेक्स्ट आपका, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। तो राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था स्वतंत्रता के समय, ये था आपके बी श्रेणी का राज्य। ठीक है, चलिए 58वां प्रश्न आपका कि राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करते हुए 25-26 जून 1940 को राजपूताना, गुजरात का व मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था। मेवाड़ महाराणा, जयपुर महाराणा या फिर कोटा या डूंगरपुर के महारावल ने, किसने बुलाया था। तो इन नरेशों का जो सम्मेलन करवाया था वो थे हमारे मेवाड़ के महाराणा ने बुलाया था इनको। ठीक है, जोधपुर के कौन से राजा अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते हैं, एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे। जोधपुर के कौन से राजा थे जो अपनी रियासत को स्वतंत्र रखना चाहते थे। तो वो थे आपके, वो कौन थे मेरे दोस्त, हनुवंत सिंह, यानी कि राजा हणूत सिंह या हनुवंत सिंह एक ही है। ठीक है, चलिए राजस्थान का एकीकरण से प्रारंभ हुआ बेस्ट को जाकर कुल चरणों में पूर्ण हुआ, रिक्त स्थान भरिए, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था, आप सभी को पता होना चाहिए। राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ कब हुआ था, तो प्रारंभ हुआ था आपके 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, से प्रारंभ हुआ और 1 नवंबर 1956 को जो है जाकर कुल 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। कितने चरणों में, 7 चरणों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 61वां प्रश्न की निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है। तो इधर आपकी रियासत दे रखी है और इधर एकीकरण की तिथि, तो बताइए असुमेलित कौन सा है। सुनील टप्पा 1 नवंबर 1956 राइट है। बीकानेर 18 अप्रैल 1948, बीकानेर 18 अप्रैल 1948 ये ही जो है असुमेलित है आपका, क्या है, असुमेलित है मेरे भाई ये। तो राइट आंसर भी यही हो जाएगा। बाकी कोटा 25 मार्च 1948 सही है, सिरोही का जनवरी 1950 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है, बताइए। इंसान जो है पहले इंसान है फिर हिंदू है या मुसलमान है, ये संदेश किसने दिया था, बताइए। तो ये संदेश दिया था मेरे भाई आचार्य तुलसी जी ने, आचार्य तुलसी ने राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, सभी इसका आंसर देना। दुर्गादास राठौर की छतरी कहाँ पर बनी हुई है, बहुत ही आसान प्रश्न है। जोधपुर, उज्जैन या फिर राजसमंद या धार, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, बताइए। तो दुर्गादास राठौर की छतरी मेरे दोस्त कहाँ पर बनी हुई है, ये बनी हुई है मैंने
आपको पहले भी बताया है और आपने कमेंट में आंसर इसका जरूर दिया होगा। तो ये बनी हुई है आपके उज्जैन में। कहाँ बनी हुई है? दुर्गादास राठौर की छतरी उज्जैन में बनी हुई है। नेक्स्ट है आपका कि चौधराइन की चतुराई पुस्तक के लेखक कौन थे? आप सभी को पता है इसका। चौधराइन की चतुराई किसने लिखी? तो ये लिखी विजयदान देथा ने। किसने लिखी? विजयदान देथा ने लिखी मेरे दोस्त। ठीक है। 65वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। प्रमुख व्यक्तित्व में सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको कि प्रमुख व्यक्तित्व में जो सही सुमेलित नहीं है वो क्या है, बताइए जल्दी से। व्यक्ति और संबंध आपको बता रखा है। तो जगत सिंह का संबंध बिल्कुल गजल गायक से था। विश्व मोहन भट्ट का मोहन वीणा का आविष्कार किया था बिल्कुल विश्व मोहन भट्ट ने। कोमल कोठारी का रूपायन संस्था के संस्थापक थे ये। और शैतान सिंह ये आपका जो है परमवीर चक्र प्राप्त प्रथम राजस्थानी, ये आपका असुमेलित हो जाएगा। तो यही आपका जो पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गौरी देवी राजस्थान के किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है? गौरी देवी राजस्थान की किस लोक संगीत गायन से जुड़ी हुई है, बताइए। लहंगा, मांगनिया, तालबंदी या मांड? तो आप सभी को पता है गौरी देवी जो है मांड गायिका थी, तो ये मांड गायन से जुड़ी हुई है। राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी, बताइए। यशोदा देवी, शारदा भार्गव, सुशीला बंगारू या विद्या पाठक? कौन थी राजस्थान की प्रथम महिला सांसद, बताइए जल्दी से कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त शारदा भार्गव जी। भार्गव जी जो है राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। नेक्स्ट है आपका किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका संबंध मुगल बादशाह औरंगजेब से तय हो जाने के बाद उसके धर्म की रक्षा हेतु मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उससे विवाह किया, कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए राज सिंह और औरंगजेब के बीच में किस को लेकर जो है विवाद हुआ था। तो आपने पढ़ा होगा चारुमती विवाद, ये वही है मेरे दोस्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारुमती। चलिए उसके बाद में विवाह होने के बाद में जो है औरंगजेब ने खूब तबाही मचाई थी, है ना। चलिए राजस्थान की प्रसिद्ध महिला साहित्यकार जो सांसद एवं विधायक रह चुकी हैं तथा जिन्हें 1984 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, कौन थी बताइए? जिन्हें 1984 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया, तो वो थी हमारी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी। 70वां प्रश्न है प्रसिद्ध राजस्थानी महिला खिलाड़ी रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई है? बताइए रीमा दत्ता ने किस खेल में प्रसिद्धि पाई है? तो रीमा दत्ता जो है हमारी कौन है? क्रिकेटर है या हॉकी है, निशानेबाजी करती है या तैराकी करती है, कौन है बताइए। तो मेरे भाई रीमा दत्ता तैराकी है। रीमा दत्ता क्या है? दत्ता तैराकी। ठीक है। चलिए 71वां प्रश्न है आपका कि टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया? टोडगढ़ को राजस्थान में कब शामिल किया गया था? 1 नवंबर 1956 को शामिल किया था मेरे दोस्त। ठीक है। चलिए मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष महाराजा प्रमुख बने थे? भूपाल सिंह को आप सभी जानते हैं महाराजा प्रमुख बनाया गया था, तो कब बनाया गया था? 1949 में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया था। बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी किसे बनाया गया था बताइए। तो जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर, बताइए कमेंट में अपना आंसर दें। बी आर पटेल समिति की सिफारिश पर राजधानी बनाया था आपके जयपुर रियासत को। पारसोली समझौते का संबंध किस आंदोलन से है, बताइए। किस आंदोलन में पारसोली समझौता किया गया था? बूंदी किसान आंदोलन, शेखावटी, बिजोलिया किसान आंदोलन या फिर बेगू किसान आंदोलन? किस आंदोलन में पारसोली समझौता आपने पढ़ा है, बताइए। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बेगू किसान आंदोलन में जो है पारसोली समझौता होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75वां कि किस रियासत में खालसा क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था? जो कौन सी रियासत थी जो खालसा क्षेत्र के किसानों, जिसमें खालसा क्षेत्र घोषित हुए क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था? अलवर, मेवाड़, शेखावटी या फिर मारवाड़, बताइए। तो मेरे दोस्त अलवर के किसानों ने आंदोलन किया था खालसा क्षेत्र से। नेक्स्ट आपका 76वां कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपका प्रश्न है। चलिए तो देखते हैं, इधर आपके जो है ऑप्शन दे रखे हैं, आ जाओ। बताना है आपको निम्न में से कौन सा सुमेलित है बताना है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित है, ना कि नहीं हम पढ़ रहे थे, सॉरी, सुमेलित है बताना है आपको। यानी कि आपको 3 ऑप्शन गलत दिए हैं और 1 ऑप्शन राइट दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। भाकर पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियों को कहते हैं, ये तो बिल्कुल सत्य है। लेकिन भौमट उदयपुर की तस्तरी नुमा पहाड़ी गलत हो जाएगा। भौमट पठार है, दक्कन लावा पठार अरब सागर का पिता, ये भी गलत हो जाएगा। पगलिया नाल अजमेर की मेवाड़ जोड़ने वाला, ये भी गलत हो जाएगा।
तो आपका जो है सुमेलित यही है कि भाकर जो है पूर्वी सिरोही की ढाल वाली पहाड़ियों को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77वां आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा बागड़ या बागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए बागड़ के नाम से कौन सा जो है जाना जाता है? बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, चंबल बेसिन या फिर मध्य माही का मैदान? तो आप सभी को इसका आंसर आना चाहिए माही का मैदान जो है बागड़ प्रदेश बागड़ के नाम से जाना जाता है। माही का मध्य माही का मैदान। आप सभी को पता है माही नदी उल्टे यू आकार की बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है और ये जो है अपने दक्षिणी राजस्थान में इधर बागड़ प्रदेश जो कि डूंगरपुर पासवाड़ा वाला एरिया इधर जो है आपके है उल्टे यू आकार में ऐसे। ठीक है, तो माही के मैदान को बागड़ बागड़ के नाम से जाना जाता है। अरावली के किस प्रदेश में रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ स्थित है? बताइए रोजा भाकर और इसराना भाकर की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो रोजा भाकर और इसराना भाकर आपके कहाँ पर हो जाएगी? जालौर में। जा से जालौर प्रदेश, रोजा भाकर इसराना भाकर की पहाड़ी। नेक्स्ट आपका 79वां प्रश्न कि राजस्थान को रेतीले शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा द्वारा पृथक किए गए हैं। तो बताइए ये मध्य में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आने वाला है मेरे दोस्त? तो राजस्थान को रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान की समवर्षा रेखा है आपकी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पृथक करती है, अलग करती है शुष्क रेतीले मैदान को अर्ध शुष्क मैदान से। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए? कुंभलगढ़ राजसमंद, दरगाह उदयपुर या फिर रघुनाथगढ़ सीकर, कमलनाथ सिरोही? तो आपका सम्मिलित कौन सा? देखिए कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल राइट है। जरगा की पहाड़ी उदयपुर में है और रघुनाथगढ़ सीकर में है, लेकिन ये जो कमलनाथ दे रखा है ये सिरोही में नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो आप सभी जानते हैं, अपने बालू का स्तूप पढ़े होंगे, तो आपने पैराबोलिक पढ़ा है, बरखान पढ़ा है, तारा पढ़ा है, लेकिन दोहराउड नहीं पढ़ा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है। आकल जैसलमेर किससे संबंधित है? रेतीले टीले से या काष्ठ जीवाश्म उद्यान, मैग्नीज खनिज, जस्ता खनन? बताइए। तो आप सभी को पता है आकलवुड फॉसिल पार्क याद होना चाहिए। कौन सा? आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क यानी कि काष्ठ जीवाश्म उद्यान आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये काष्ठ जीवाश्म उद्यान मिले या फिर मिले आकलवुड फॉसिल पार्क, आपका एक ही बात है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 83 है आपका कि राजस्थान की विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? विंध्यन कगार क्षेत्र है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? बताइए। तो वो बना हुआ है विंध्यन कगार क्षेत्र जो है आपका बना हुआ मेरे दोस्त बलुआ पत्थर से। किससे? बलुआ पत्थर। ये बला पत्थर लिखा हुआ है, इसको आप जो है बलुआ कह सकते हैं, बलुआ पत्थर। ठीक है, चलिए छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? बताइए। छप्पन का मैदान सभी को पता होना चाहिए किस भाग में? तो छप्पन का मैदान आपके दक्षिणी भाग में। बिल्कुल सभी ने राइट आंसर दिया है। राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भूकंप सर्वाधिक आ सकते हैं जहाँ पर संभावना रहती है, तो वो है आपके, वो कौन सा है? ये है आपके भूकंप आता है भरतपुर, अलवर, झुंझुनू की तरफ। भरतपुर, अलवर, झुंझुनू। नेक्स्ट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश जो है इसका विस्तार राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना % है, कितना भाग है, कौन सा भाग है? तो ये हो जाएगा आपका 2/3 भाग। कौन सा? 2/3 भाग जो है पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, प्रदेश का विस्तार है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। अच्छा बताइए राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? चलिए कमेंट में आंसर दीजिए, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। चौथी बाई 39 वर्ष की महिला, याद है ना, क्लास ली थी, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार की कहानी सुनाई थी, वही से होगा राइट। आप सभी को पता है 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। अगर पूछा जाए वर्ग मील में, तो वर्ग मील में कितना हो जाएगा? तो वर्ग मील में है 13 से 21, 40। पूछता है क्वेश्चन कि वर्ग मील में कितना है, तो आपको बताना है 13 से 21, 40 है। तो 13 से यानी कि 13, 21, 40 वर्ग मील हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। चलिए नेक्स्ट है आपका 87वां प्रश्न कि प्रोफेसर BC मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है, विभक्त किया है? तो प्रोफेसर BC मिश्रा ने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है आपके
7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ठीक है, चलिए 88वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। बाड़मेर बाड़मेर गुड़ामलानी क्षेत्र भंडार किस काल के चट्टानों से मिलते हैं, बताइए। बाड़मेर के जो गुड़ामलानी क्षेत्र के भंडार है वो आपके टर्सियर काल की चट्टानों से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कर्नल जेम्स टॉवर ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा? सभी को आंसर देना है, बिल्कुल कोई भी गलत नहीं करेगा, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई जो बहुत ही सिंपल होते हैं, वो सभी के लिए सिंपल होते हैं, और जो हार्ड आते हैं वो सभी के लिए हार्ड होते हैं। तो सभी इसका आंसर दे कमेंट में, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो संतों का शिखर कहा मेरे दोस्त, गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉवर ने कहा। संत कौन होते हैं? गुरु होते हैं। संत होते हैं, गुरु होते हैं, इसीलिए संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा कर्नल जेम्स टॉवर ने। ठीक है, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट है आपका लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है आपके किस जिले में है? तो ये आपके उदयपुर जिले में, लसाड़िया का पठार उदयपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91वां कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है? गोडवाट प्रदेश, बनास का मैदान, शेखावाटी प्रदेश या घग्गर का मैदान, बताइए। इनमें से जो है कौन कौन सा जो क्षेत्र है वो थार के मरुस्थल में आता है? मेरे दोस्त थार के मरुस्थल में आपके गोडवाट प्रदेश आता है, शेखावाटी प्रदेश आता है, बनास का मैदान नहीं आता, बाकी घग्गर का मैदान भी थार मरुस्थल में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। कटा फटा पठार है ये। ठीक है, तो कटा फटा पठार कौन सा है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, ये है आपके लसाड़िया का पठार, याद रखना। अच्छा, जयसमंद झील के लिए मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना कर दूंगा इस क्लास के बाद में, आप उसको देखना। बहुत ही जयसमंद झील का जो है प्रश्न जहाँ से बनने का चांस है उसको पूरा अपन एक शॉर्ट्स के माध्यम से आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर देखना वो। हाँ ठीक है, इस क्लास के बाद दे दूँगा। ठीक है, चलिए 1 मिनट में ही सारे प्रश्नों का आंसर मिलेंगे आपको वहाँ से। चलिए निम्न में से किस सेल समूह की चट्टानें रायोलाइटिक लावा से बनी हैं? तो सेल समूह की चट्टानें रायोलाइटिक लावा से कौन सी बनी हैं, बताइए। भीलवाड़ा सुपर समूह, डेली सुपर समूह या बिंदन श्रेणी समूह या मलानी श्रेणी समूह? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रायोलाइटिक लावा से बनी है आपकी मलानी श्रेणी समूह, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। तो पूर्णतः बालू का स्तूपों से ढका क्षेत्र क्या कहलाता है? एरी, बिल्कुल सही है ये तो। चट्टानी मरुस्थल हमादा कहलाता है, ये भी सही है, हमादा चट्टानी मरुस्थल में। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? बरखान कहलाते हैं, ये भी राइट है। लेकिन संश्लिष्ट व अनियमित पवन क्षेत्रों में श्रृंखलाबद्ध बालू का स्तूप शब्र काफिज कहलाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये सम्मिलित नहीं है मेरे दोस्त। अब बात करते हैं 95वां प्रश्न है कि खादर क्या है? खादर क्या है बताइए। खादर मेरे दोस्त चंबल बेसिन में गहरी खड्ड युक्त बीहड़ भूमि जो होती है ना, उसको कहते हैं खादर। निम्न में से कौन सा विभाग अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश है? कौन सा विभाग है जो संक्रांति प्रदेश है अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में? तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, जो कि हाड़ौती का पठारी, हाड़ौती क्षेत्र, हाड़ौती का पठार कहलाता है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है आपको बताना है। तो उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। उत्तरी पूर्वी भाग सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है, ये आपका जो है असत्य हो जाएगा। ये और इसी में असत्य ही पूछा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी पश्चिम बालू का मैदान तैतीस सागर के अवशेष से बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वतों में से है, बिल्कुल सही है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवानालैंड का भूभाग है, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, जो कि असत्य कथन दे रखा है। चलिए अब बात करते हैं 98वें प्रश्न की, यानी 98 वाला प्रश्न। राज्य में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक महत्व निम्न में से किस कारण से है? अरावली पर्वतमाला का महत्व किस कारण से बताइए। तो यहाँ दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पति पाई जाती है, बिल्कुल सत्य बात है, दुर्लभ वन्य जीव और वनस्पतियाँ पाई जाती है अरावली पर्वतमाला पर। यह पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को दक्षिण पूर्वी जिलों में होने से रोकती है, पश्चिम मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, बिल्कुल पूर्वी जिलों में होने से मरुस्थल को रोक देती है, एक लाइन खड़ी कर देती है, बीच में रुकावट पैदा करती है, ये भी सही है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, बिल्कुल खनिज पाए जाते हैं, तो इसका तो राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए
राजस्थान में हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, बताइए। हॉर्सशू प्रकार की पहाड़ियाँ कहाँ पर पाई जाती है मेरे दोस्त? तो ये पाई जाती है हॉर्सशू प्रकार की रामगढ़ गांव में। रामगढ़ गांव में हॉर्सशू प्रकार की जो है पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों 100वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम आपको जमाना है। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है, बताइए। और साथियों कमेंट में अपना आंसर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप जो है चैनल को ग्रो करवाएंगे और ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आपके लिए प्लेलिस्ट में एक बार जरूर जाकर विजिट करें। करंट अफेयर्स के टॉप 5 प्रश्न आपको डेली दिए जाते हैं, उनको जरूर देखा करें। 5 से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बाकी पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज चली रही है ना। जीके की क्लासें आपकी रिवीजन बूस्टर के तौर पे चलती है। तो एक बार प्लेलिस्ट में विजिट करें और अपने जो है काम की चीज़ों को यूज़ करें जो आपके लिए उपलब्ध करवाई गई है। चलिए, तो अरावली की चोटियों को सही अवरोही क्रम में जमा लेते हैं। तो मेरे दोस्त अचलगढ़ जरगा, अच्छा अचलगढ़ जरगा, तो ये तो गलत हो गया। अचलगढ़ जरगा तो गलत हो गया। ठीक है, फिर आपका सबसे पहले गुरु शिखर आएगा, बिल्कुल गुरु शिखर, ये भी जरगा, ये भी क्रॉस हो गया। गुरु शिखर, शेर शेर जरगा। ठीक है, हाँ तो जरगा पहले आएगी अचलगढ़ से, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। गुरु से दिल में जरा आशा रखो, ये एक ट्रिक है जो मैंने सीखी है कहीं अपने जो सुभाष चारण सर हैं उनसे ये ट्रिक सीखी थी, आपको सब बता दूं मैं। तो गुरु से दिल में जरा आशा रखो, यहाँ से आपका जो अवरोही क्रम ठीक होता है। तो गुरु यानी कि गुरु शिखर, से यानी शेर, गुरु से दिल, दिल बड़ा अगर यहाँ पर होता तो वो आता। गुरु से दिल में जरा, जरा से आपका जरगा आ गया, आशा रखो, आ से आपका अचलगढ़ आ गया। तो ऐसे इसको ठीक करेंगे अपन। एक बार ट्रिक लिख देते चलिए कि गुरु से दिल में जरा आशा रखो, ये ट्रिक है आपकी, याद रखना। ठीक है, चलिए अब आपकी प्रश्न आता है 101वां आपकी स्क्रीन पर कि कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाली उपयोग ली जाने वाली गैस कौन सी। कृत्रिम वर्षा जब करवाई जाती है तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, जेनॉन, क्रिप्टन, रेडॉन या सिल्वर आयोडाइड, बताइए। तो मेरे भाई कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका निम्न में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, चलिए बताइए। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी मेरे दोस्त? सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो है आपकी हो जाएगी पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, बताइए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? सभी को इसका आंसर पता है और कमेंट में सभी को आंसर टाइप कर देना है इसका। ठीक है, मैं जब तक क्लास को आगे बढ़ाऊंगा ही नहीं तब तक आप कमेंट में इसका आंसर नहीं देते। कैसे भी दो, मुझे इसका चाहिए आंसर आपसे, और राइट आना चाहिए आंसर, क्योंकि इसका आप सभी को पता है। चलिए रख दीजिए, नहीं तो प्रश्न आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने जो है आपका आंसर दे दिया है और सभी का राइट हो जाएगा, क्योंकि 24 कैरेट को जो है शुद्ध सोना कैरेट शुद्ध सोना माना जाता है। ठीक है, चलिए निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सामान्य ताप पर द्रव है कौन सा है? तो ये आपके सामान्य ताप पर द्रव पारा हो जाएगा। पारा जो है सामान्य ताप पर द्रव रहता है। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे कम होती है? विद्युत चालकता सबसे कम होती है चांदी, सोना, एल्यूमिनियम या टंगस्टन। सोना की ज़्यादा होती है, चांदी की भी ज़्यादा होती है, एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है, लेकिन टंगस्टन की जो है सबसे कम होती है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा आपका। वह धातु जिसमें सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है, तो सर्वाधिक तन्यता का गुण आप सभी जानते हैं, सोने में जो है सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। चलिए 107वां प्रश्न है आपका, वह अधातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी अधातु है जो सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है? क्लोरीन, सल्फर, ब्रोमीन या ऑक्सीजन, बताइए। तो वह धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये हो जाएगी आपकी ब्रोमीन, राइट आंसर हो जाएगा। मिनामाता रोग किस कारण होता है? मिनामाता, या फिर आप यहाँ चिमाता कर सकते हैं इसको। चिमाता रोग किस कारण होता है, बताइए। तो चिमाता रोग जो है पारे के कारण होता है। ठीक है, चलिए टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, यह है प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों के लिए किया जाता है, यह है आपके क्या हो जाएगा? जिप्सम, सभी जानते हैं जिप्सम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 110वां आपकी स्क्रीन पर कि वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है कौन सी है, चांदी, ग्रेफाइट, सल्फर या लोहा। तो बताइए जो विद्युत की सुचालक है, जो अधातु है, धातु नहीं, अधातु पूछा गया है, ध्यान रखना, कहीं डायरेक्ट कर दो विद्युत की सुचालक, ये जो अधातु शब्द है इसका ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका, ग्रेफाइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 111वां की। चलिए ठीक है। तो 111वां प्रश्न है मेरे दोस्त कि क्रियाशील अधातु जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेती है वो कौन सी है। जो खुला रखने पर आग पकड़ लेती है वो हो जाएगी आपकी फास्फोरस अधातु। एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिला होता है। बताइए एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है। तो मेरे भाई जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है इसे मिलाया जाता है 3 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 1, यानी 3:1 में इसको मिलाया जाता है। चलिए भोपाल त्रासदी 1984 किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। जो भोपाल में जो कांड हुआ था, गैस के कारण आग लगी थी, वो किस गैस के रिसाव के कारण हुए थे बताइए। तो ये हुई थी आपके मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है बताइए। फिटकरी जो है गंदे पानी को स्वच्छ करती है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा स्वच्छ करती है। अवशोषण, अधिशोषण, अपोहन या फिर स्कंदन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदन के द्वारा जो है फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115वां, बनावटी सोना यानी आर्टिफिशियल गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण होता है। जो बनावटी सोना नहीं पहनते, जो बिल्कुल सोने जैसा लगता है, और आजकल ज़्यादातर आपने देखा होगा बनावटी सोना ज़्यादा पहनते हैं, और जो ओरिजिनल चीज़ है उसको जो है अलमारियों में बंद करके रखा जाता है, क्योंकि चोरी होने का डर बड़ा रहता है। ठीक है, मैंने देखा है कई शादियों में जो महिलाएं होती हैं वो जो है ओरिजिनल की जगह क्या पहनती हैं, बनावटी सोना पहन लेती हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड बोलते हैं इसे। तो किन धातुओं का मिश्रण होता है वो बताइए। तो वो होता है आपके तांबा और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। मुद्रा धातु की सबसे स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी Cu+2 Ag+ और Au+3। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका टमाटर सॉस में प्रयोग आने वाला संरक्षक है। आप सभी टमाटर सॉस खाते हैं, लेते हैं, अच्छे से खाते हैं बड़े चाव से। तो बताइए इसमें जो संरक्षक प्रयोग में आता है वो कौन सा होता है। तो ये होता है मेरे दोस्त कौन सा बताइए, सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट होता है इसमें। हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक क्या है। हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक क्या है बताइए। हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक करक्यूमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करक्यूमीन। हल्दी में पाए जाने वाला प्राकृतिक रंजक है करक्यूमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका नीले रंग का खनिज लेफिस जूली, जिसका उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में किया जाता है, कौन सा है जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो कि नीले रंग के खनिज लेपिस जूली का उपयोग अर्ध कीमती पत्थर के रूप में इसका किया जाता है। 120वां प्रश्न है आपका कि एक एल्कलॉइड जो नेत्र विज्ञान में आँख की पुतली को विस्तारित करने में काम आता है, मॉर्फिन, कोडीन, वाइप्रिन या एट्रोपिन। बताइए। तो आँख की पुतली को विस्तारित करने के काम में आता है मेरे दोस्त एट्रोपिन, राइट हो जाएगा। 121वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जब प्रोपियोनिक अम्ल की अभिक्रिया जलीय NaHCO3 से होती है तब CO2 बाहर आती है, निकलती है। तो CO2 का C आता है बताइए वाई कार्बोनेट से। जो C आता है, कार्बन आता है, वो वाई कार्बोनेट से आता है। 122वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए रायवनी की भारत नाभिकीय ऊर्जा के भविष्य ईंधन के रूप में थोरियम पर रिसर्च और परिवर्धन को प्रेरित करें। इस संदर्भ में यूरेनियम पर थोरियम के क्या फायदे हैं, आपको बता दें कि यूरेनियम पर थोरियम के क्या क्या फायदे हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, आ जाइए। तो प्रश्न क्या पूछा गया था मेरे दोस्त, प्रश्न पूछा था आपसे कि यूरेनियम पर थोरियम के फायदे बताने हैं आपको। तो थोरियम यूरेनियम की तुलना में प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। खानों से प्राप्त खनिज के प्रति इकाई द्रव्यमान के आधार पर थोरियम प्राकृतिक यूरेनियम की अपेक्षा अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ये भी राइट हो जाएगा। और थोरियम यूरेनियम की तुलना कम हानिकारक बेकार सामान उत्पन्न करता है, ये भी राइट हो जाएगा। तो इसके तो जो है तीनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, यानी ये सभी
इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 123वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप तक गर्म करने को क्या कहते हैं, बताइए। तो किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलन बिंदु से कम ताप पर गर्म करने को कहते हैं निस्तापन। निस्तापन कहते हैं साहब। आयोडीकृत लवण में रहता है, आयोडीकृत लवण रहता है, उसमें क्या रहता है, आयोडीकृत लवण में रहता है आपके पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड रहता है आयोडीकृत में। ठीक है, 125वां प्रश्न है कि एक धातु जो एक नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है वह है। नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती, बताइए जल्दी से, नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। वी जो धातु है ये नाभिकीय कार्बोनिल नहीं बनाती। 126वां प्रश्न है कि प्रजाति जिनमें पसीना ज़्यादा आता है, पसीना ज़्यादा आता है, तो ये प्रजाति है आपकी कौन सी हो जाएगी मेरे भाई। पसीना आता है ना गर्मियों में, हाँ कूलर लगाना पड़ता है आपको, तो मानव, घोड़ा और ऊंट, इन्हें जो है पसीना सर्वाधिक आता है। सबसे ज़्यादा पेंटिंग होती है, सबसे ज़्यादा पेंटिंग किसकी होती है, पक्षी, घोड़ा, कुत्ता, सुअर, बताइए। तो सबसे ज़्यादा पेंटिंग पक्षियों की होती है। ठीक है, ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित करने का कार्य करता है, तो ऊर्जा को एटीपी के रूप में संग्रहित कौन करता है, ये करता है आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी के रूप में संग्रहित करता है। अब आप अपने यानी पार्ट बी के प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आपका जो है 45 प्रश्न आने थे तय था, लेकिन अब कुछ तय नहीं है, तो समथिंग समथिंग बराबर जो प्रश्न आने वाले हैं आपके, वही 20 से 25 के बीच में हर एक सब्जेक्ट से हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 129वां प्रश्न है मेरे दोस्त की, गाय में सामान्यतः कौन सा श्वसन होता है। तो गाय में सामान्यतः कौन सा श्वसन होता है, बताइए बताइए। उदरीय श्वसन, उदरीय श्वसन जो है गाय में सामान्यतः होता है। बक्षीय श्वसन सामान्यतः किस जानवर में होता है, बक्षीय श्वसन सामान्यतः किस जानवर में होता है, तो बक्षीय श्वसन जो है आपके कुत्ता में होता है, कुत्ता में बक्षीय श्वसन होता है। और गाय में जो होता है, गाय में कौन सा होता है आपके गाय में आपके उदरीय श्वसन होता है, उदरीय श्वसन होता है, और कुत्ता में बक्षीय श्वसन होता है। फेफड़ों के पिचक जाने की वजह से गैसों को आदान प्रदान बंद होना कहलाता है। तो फेफड़े जब पिचक जाते हैं तो उनकी वजह से गैसों का आदान प्रदान बंद हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एटलैक्टेशिया। एटलैक्टेशिया जो है इस प्रोसेस को कहा जाता है। सामान्यतः अंतःश्वसन में काम में ग्रहण की जाने वाली वायु का आयतन है, तो वायु का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन हो जाएगा आपके टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा। सामान्यतः अंतःश्वसन के पश्चात तेजी के साथ अंदर ली जाने वाली गैस का आयतन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका IRP। ठीक है, चलिए 134वां प्रश्न है आपका कि विटल कैपेसिटी होती है, विटल कैपेसिटी क्या होती है, बताइए। तो विटल कैपेसिटी ऑप्शन देखते हैं अपने, विटल कैपेसिटी अपनी होती है मेरे दोस्त IRV, TV और ARV, ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका। किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते, किस अवस्था में तापमान बढ़ने को बुखार नहीं कहते, तो जो हीट स्ट्रोक होता है ना, हीट जब पशु हीट में आता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उस अवस्था में जो है उसको उसका जो टेम्परेचर देखते हैं तो उसे बुखार नहीं कहते, फीवर नहीं कहते। ठीक है, तो ये हीट स्ट्रोक आपका राइट हो जाएगा। मेरे दोस्त ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं जैसे, तो ये हार्ड क्वेश्चन है एक प्रकार से, और ये सभी के लिए, जैसे विटल कैपेसिटी क्या है, तो किसी को नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, ज़्यादातर आपने इन प्रश्नों को नहीं पढ़ा होगा, ना ही कोई करवा रहा है, लेकिन अगर पेपर हार्ड बनता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन उठाया जाएगा, यहाँ से उठेंगे। ठीक है, चलिए अपने मॉडल पेपर का मतलब ये नहीं है कि सरल सरल प्रश्न दे दो ताकि स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, मुझे पता है स्टूडेंट को अच्छा कब लगता है, तब वो सारे सवालों का आंसर जानता है। लेकिन भाई जो सबको आते हैं उन सवालों को अपन जो है इसमें देने से क्या मतलब हुआ। ऐसे सवाल जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट को ना आए, नया कुछ देखने को मिले, तो वो चीज़ जो है कामगर साबित होती है। इसीलिए तो आपसे कहा है कि 10 मॉडल पेपर दूंगा, 10 में से आपको जो है प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो 136वां प्रश्न है आपका, टैकीकार्डिया कहलाता है, टैकीकार्डिया क्या कहलाता है, बताइए। तो टैकीकार्डिया जो है, जब पल्स दर बढ़ जाती है तो उसको कहते हैं टैकीकार्डिया, पल्स दर का बढ़ना टैकीकार्डिया कहलाता है। तो मेरे दोस्त ऐसे प्रश्न आपको जो है, आपने बहुत जो है टेस्ट दिए होंगे और क्लासें भी देखी होंगी, लेकिन ये जो प्रश्न बारीकी से आपको देखने को मिल रहे हैं, नए प्रश्न, ये आपको कहीं नहीं देखने को मिलेंगे, ये सीधे अब आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है ना, चलिए भाई यूट्यूब पे करवा रहे हैं सभी, लेकिन वो वही करवा रहे हैं, वो घिसे पिटे प्रश्न वही, जिनका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए 137वां क्वेश्चन है, चलिए जो जैसे भी करवा रहा है, लेकिन जो है अपन को पढ़ना है इन 10 मॉडल पेपर के साथ में आपकी एग्जाम पास कर पाऊंगा।
थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है बताइए। थनैला सबसे ज़्यादा किस जानवर में होती है? तो थनैला का जो रोग है ये सर्वाधिक गाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न, टीबी, ब्रुसेलोसिस एवं लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात किस समय होता है? टीबी, ब्रुसेलोसिस एवं लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात किस समय होता है बताइए। तो ये होता है आपके थर्ड ट्राइमेस्टर के समय। जब थर्ड ट्राइमेस्टर आता है तब जो है आपके ब्रुसेलोसिस, टीबी और लेप्टोस्पाइरोसिस में गर्भपात हो जाता है। 139वां प्रश्न है कि प्रथम ट्राइमेस्टर में गर्भपात कौन कराता है? जब प्रथम ट्राइमेस्टर होता है उसमें गर्भपात कौन कराता है? तो प्रथम ट्राइमेस्टर में गर्भपात करवाता है मेरे भाई ट्राइकोमोनास। कौन करवाता है? ट्राइकोमोनास। चलिए, गाय का लेटी हुई अवस्था में लगातार फ्लैंक की ओर गर्दन मोड़कर देखना किसका लक्षण है? गाय जब लेटी हुई अवस्था में रहती है तो लगातार फ्लैंक की ओर गर्दन मोड़कर देखती रहती है, तो ये किस लक्षण के कारण होता है? तो ये जो है मिल्क फीवर के कारण होता है। किसके कारण होता है? मिल्क फीवर के कारण होता है मेरे दोस्त। कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है बताइए। बताइए कौन सी विटामिन जो है हार्मोन की तरह कार्य करती है? विटामिन ए, सी या डी? बताइए जल्दी से, कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? तो विटामिन डी जो है हार्मोन की तरह कार्य करती है। सतही लिम्फ नोड में सूजन एवं कोच ब्लू बॉडी का बनना किस बीमारी का लक्षण है? तो कोच ब्लू बॉडी का बनना थैलेरियोसिस का लक्षण है। एफएमडी, फुट माउथ डिसीज, किस जानवर में नहीं होता? बताइए। भेड़, सुअर, कुत्ता, घोड़ा, किस में नहीं होता? तीनों में होता है लेकिन एक में नहीं होता, तो वो कौन सा है? वो आपके घोड़ा। घोड़े में जो एफएमडी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि घोड़े के जो खुर होते हैं ना, खुर, वो देखिए ना कितने सख्त होते हैं, तो उनमें एफएमडी होने के चांस ही नहीं बनते। नेक्स्ट है आपका, रेबीज के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। तो रेबीज के बारे में असत्य कथन, यानी रेबीज का पोस्ट वाइट इम्यूनोजेक्शन 0374 1428 वो 90 दिन पर करते हैं। बिल्कुल, रेबीज के घाव को साबुन के घोल से साफ करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई साबुन के घोल से। और रेबीज के घाव में शूटर लगाते हैं, ये गलत हो जाएगा आपका। रेबीज का विषाणु कुत्ते की लार में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, कुत्ते की लार में रेबीज का विषाणु पाया जाता है। घोड़े का फ्लैंक की तरफ गर्दन करके देखना किस बीमारी का लक्षण है? जब घोड़ा फ्लैंक की ओर अपनी गर्दन करता है तो किस बीमारी का लक्षण है ये? तो ये है आपके किसका? अब मिल्क फीवर मत बता देना। मिल्क फीवर किसका था? जब गाय लेटी हुई अवस्था में रहती है और फ्लैंक की ओर गर्दन मोड़कर देखती रहती है, तो वो तो मिल्क फीवर था गाय का, है ना। लेकिन घोड़ा अगर गर्दन मोड़कर देख रहा है फ्लैंक की तरफ, तो ये है आपके क्या, बताओ? ये हो जाएगा आपका फॉलिक, ठीक है। स्टीली वुल किस खनिज की कमी से होती है? तो स्टीली वुल किस खनिज की कमी से होती है? ये होती है आपके कॉपर की कमी से। चलिए, 147वां प्रश्न है 147 आपकी स्क्रीन पर। गिड बीमारी, क्या गिड बीमारी मुख्यतः किस जानवर में देखने को मिलती है बताइए। तो गिड बीमारी जो है मुख्यतः भेड़ों में देखने को मिलती है, भेड़ों में। नेक्स्ट है आपका, मिल्क फीवर गाय की किस नस्ल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो मिल्क फीवर जो है सबसे ज़्यादा जर्सी गाय में होता है, जर्सी में। नेक्स्ट है आपका, रेबीज में मृत्यु का कारण क्या है? तो रेबीज में मृत्यु का कारण मेरे भाई श्वसन तंत्र की मांसपेशियों में लकवा मारना, बिल्कुल ये भी एक कारण है। और दम घुटना, ये भी एक कारण है। आफरा आना, रेबीज में जो है आफरा नहीं आता है, तो ये दोनों राइट हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। 150वां प्रश्न है मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पर। अब आपका फर्ज बनता है कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, दोस्तों से बोले कि चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, है ना। और जो बेहतरीन कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, 10 मॉडल पेपर, 10 मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, इनको ज़रूर देखना। जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, जो नहीं पढ़ा अभी तक, नहीं पढ़ा कुछ भी, कुछ भी, तो भी 10 मॉडल पेपर देखे, ठीक है। इन 10 मॉडल पेपर को देखकर वो जो है अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ सकता है। तो साथियों, बताइएगा ज़रूर कि प्रश्न कैसे लगे। और ये प्रश्न जो है आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये प्रश्न ही वो है जो एग्ज़ाम के लिए बने हैं, ना कि व्यूज़ के लिए बने होते हैं कि सीधे सीधे प्रश्न दो जो कि सभी को रटे हुए हैं, वो प्रश्न नहीं, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के माध्यम से आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए गए, तो ज़रूर देखना। और जिन्होंने पहला मॉडल पेपर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको जो है उसके वो मिल जाएगा आपकी 10 मॉडल पेपर पशु परिचर के नाम से कुछ ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस पर विजिट कीजिए और देखिएगा, ठीक है। गलघोटू बीमारी में मृत्यु का कारण क्या है बताइए।
150वां प्रश्न आपका लास्ट प्रश्न है। तो गलघोटू बीमारी का जो बीमारी मृत्यु का कारण है वो ये तीनों ही राइट हो जाएंगे, तीनों ही राइट हो जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसमें डायस्पोनिया, टैक्सीमिया, हाइपोक्सिया ये सभी जो है गलघोटू बीमारी मृत्यु के कारण बनते हैं। ठीक है, तो साथियों कैसी लगी क्लास बताइएगा ज़रूर, और कोई भी डाउट हो तो आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क आप कहाँ करेंगे, इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम पर नहीं तो आप जो है टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको जो है चैनल के बायो में दी हुई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट यानी पशु परिचर रामबाण टेस्ट सीरीज नंबर 3 में मिलेंगे अब आपसे। ठीक है, तो ये 10 मॉडल पेपर जरूर देख लेना, जरूर देख लेना। ठीक है, चाहे 2x की स्पीड में देखो, लेकिन ये सारे प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना। और देखना ही नहीं, याद भी रहना चाहिए। प्रश्न देखने से कुछ नहीं होगा, फिर पछताओगे, एग्जाम दे के आओगे और फिर यहाँ पर देख लेना, प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, चलिए तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की हमारे चैनल को ज़रूरत है, हमारे फैमिली को ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यूट्यूब फैमिली आपके साथ बनी रहेगी, हम आपके, आप हमारे। थैंक यू।